हेलो स्टूडेंट्स। तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम की सीरीज़ में इस वीडियो में हमारे पास में एक नया क्वेश्चन अवेलेबल है। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें सिस्टम दिया हुआ है जिसमें एक 2 kg का ब्लॉक एक 2 kg ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है और सारे के सारे कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन है ये हमको दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स एंड ऑल्सो बिटवीन द लोअर ब्लॉक एंड द ग्राउंड आर μs is equal to 0.6 and μk is equal to 0.4. Find the value of tension T applied on the lower block at which the upper block begins to slip relative to the lower block. ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो यहाँ पे हमने 2 kg ये जो 2 kg का ब्लॉक है हमारे पास में, इसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। ये हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम अवेलेबल है दोनों ब्लॉक्स के। नॉर्मल और एमजी को हमने नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत यूज़फुल नहीं है और हमें पता है उनको किस तरह से यूज़ करना है। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए वो काम में आएंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमको ये पता है कि ये जो सिस्टम है ये अगर इसको चलना है, अगर ये चलेगा ही नहीं तो फिर दोनों ब्लॉक्स के बीच में तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। जब ये चलेगा तभी दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन आएगा। यहाँ पर दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन तभी आएगा जब ये सिस्टम चलेगा। अगर चलेगा ही नहीं तो फ्रिक्शन कैसे आएगा? तो अब हमको क्या करना है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग करवानी है। तो चलो सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि इस सिस्टम में मोशन कैसा होगा। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर हो क्या रहा होगा। तो देखो जब ये सिस्टम चलना चालू करेगा तो यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन आएगा। मान लेते हैं ये फ्रिक्शन Fr2 है, तो ये तो काइनेटिक ही रहेगा। Fr2 तो काइनेटिक रहेगा क्योंकि सिस्टम चलेगा तो Fr2 काइनेटिक रहेगा। ठीक है। और दोनों ब्लॉक्स के बीच में फिर फ्रिक्शन आना चालू करेगा। मान लेते हैं कि ये जो टी है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे जब आप इसको बढ़ाओगे तो नीचे तो काइनेटिक फ्रिक्शन इमीडिएटली आ जाएगा जब ये सिस्टम चलना चालू कर देगा। और जब ये चल रहा होगा तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में इनिशियली तो आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और जैसे जैसे आप ये टी की वैल्यू बढ़ाने लगोगे तो जो दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन होगा वो भी बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो तो केवल फ्रिक्शन के कारण ही चल रहा है और जब तक वो नीचे वाले ब्लॉक के साथ में चलेगा तब तक वो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। और क्योंकि हमको टी की वैल्यू कंटिन्यूसली हम बढ़ा रहे हैं तो जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी दोनों ब्लॉक्स के बीच में वो भी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी क्योंकि अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा और वो फ्रिक्शन के कारण ही बढ़ रहा होगा तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर मान लेते हैं अगर फ्रिक्शन Fr1 आ रहा है तो उसका रिएक्शन नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर Fr1 पीछे आ रहा होगा इस तरीके से। तो अगर आप टी की वैल्यू को बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन सिस्टम का बढ़ेगा और ऊपर वाले ब्लॉक को तो केवल फ्रिक्शन ही चला रहा है, यानी कि वो फ्रिक्शन जो होगा ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर जिसका रिएक्शन Fr1 नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर पीछे आ रहा है वो Fr1 भी बढ़ना चालू कर देगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि Fr1 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा। बढ़ते बढ़ते टी की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे तो Fr1 बढ़ता चला जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टी की वैल्यू आप इतनी बढ़ा चुके होगे कि सिस्टम का एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका होगा कि फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ चुका होगा। और टी की वैल्यू जैसे ही आप उस पॉइंट के बियॉन्ड थोड़ी भी बढ़ा दोगे तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगा। और वही हमको बताना है कि टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन चालू हो जाए। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, इसका पूरा विजुअलाइजेशन है सिचुएशन का, तो बाकी तो केवल मैथमेटिक्स बची है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। तो हमको पता है कि जो हमें फ्रिक्शन जो दोनों ब्लॉक्स के बीच में है Fr1 उसकी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू चाहिए होगी और Fr2 जो नीचे लग रहा है वहाँ पे तो हमें केवल काइनेटिक फ्रिक्शन की ही वैल्यू चाहिए होगी। तो Fr1 मैक्स जो कि यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है दोनों ब्लॉक्स के बीच में, उसको हम निकाल के रख लेते हैं। Fr1 मैक्स मैंने उसको बोला है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट के करस्पॉन्डिंग आएगा जो कि 0.6 दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। और इंटू 2 इंटू जी ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट होगा अपर वाले ब्लॉक के ऊपर। तो यहाँ से हमको स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मिल गई 12 न्यूटन। इसी तरीके से हम नीचे वाला जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा Fr2 उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। नीचे वाले सरफेस पे हमको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिस्टम चल रहा है। चलेगा ही नहीं तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। तो नीचे वाला ब्लॉक चल ही रहा है तो वहाँ पे फिर हम केवल काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हैं, वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे हमने Fr2 की काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई 16 न्यूटन। ये कैसे आई? 0.4 तो हमको दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और जो नॉर्मल कांटेक्ट आ रहा होगा नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रॉम द ग्राउंड वो होगा 4 इंटू जी। दोनों ब्लॉक का वजन झेल रहा होगा वो ग्राउंड, इसलिए तो ये 4 इंटू जी आ गया। ठीक है। तो हमको अब यहाँ पे देखो मैंने आपको वही चीज़ समझा रखी है जो पिछले पेज पे समझाई थी कि अगर आप टेंशन की वैल्यू बढ़ाओगे
तो FR1 की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। FR2 तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टेंशन बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाएगा, और उस पॉइंट के इमीडिएटली बाद, यानी कि अगर आप उस पॉइंट के बियॉन्ड थोड़ा सा भी अगर आप टेंशन को बढ़ाते हो तो रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगा। तो अपन वो लिमिटिंग केस में टेंशन की वैल्यू निकालते हैं जब फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लिमिटिंग वैल्यू पे आ गया होगा। और जब फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक के बीच में लिमिटिंग वैल्यू पे आ गया होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जब अपन टी की वैल्यू निकालेंगे तो हम बोल देंगे कि इस वैल्यू से थोड़ी सी भी ज़्यादा लेंगे तो रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगा, और हमको वही वैल्यू चाहिए टेंशन की। ठीक है, तो यही काम हम करने वाले हैं। तो देखो, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लेकर के अपन ये निकालते हैं कि दोनों ब्लॉक्स का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना जा सकता है। तो ये जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, इसको अपन मैक्स बोल देते हैं। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिससे दोनों के दोनों साथ में चल सकते हैं। वो कब होगा? जब फ्रिक्शन अपर ब्लॉक के ऊपर या लोअर ब्लॉक के ऊपर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ चुका होगा। ठीक है, तो ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे अगर आ गया है तो ये इक्वेशन बन जाएगी अपर ब्लॉक के लिए। यहाँ से हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारे पास में a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन है यही मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिससे दोनों ब्लॉक साथ में चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया जिससे दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। तो अब हम निकालते हैं कि इस एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर टेंशन कितनी लग रही होगी। तो हमको पता है T माइनस FR2 नीचे वाले। अब हम दोनों ब्लॉक्स को मिला करके सिस्टम मान लेते हैं क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं T माइनस FR2 विल बी इक्वल टू 2+2, यानी दोनों ब्लॉक का सिस्टम हमने मान लिया है, मल्टीप्लाइड बाय A। और दोनों ब्लॉक को सिस्टम मान रहे हैं तो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों ब्लॉक्स के ऊपर ये इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। तो 2+2 और A की वैल्यू हमको पता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास में ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से आप कैलकुलेट करते हो तो टेंशन की वैल्यू आ जाती है 40 न्यूटन। ठीक है, FR2 की वैल्यू हमने ऊपर जो निकाली थी 16 न्यूटन वो पुटअप कर दिए, तो हमारे पास में टेंशन की वैल्यू आ जाती है 40 न्यूटन। अब देखो यहाँ पर इसको हम समझेंगे कैसे, ये हमने क्या निकाला है। 40 न्यूटन से जैसे ही आप थोड़ा सा भी टेंशन को बढ़ाओगे तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगा, क्योंकि ये 40 न्यूटन वो वाला टेंशन फोर्स है जिसके करस्पॉन्डिंग दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ चुका है। स्टैटिक फ्रिक्शन है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू पे आ चुका है। और क्योंकि टेंशन बढ़ाने पर फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा आपकी बार, क्योंकि वो ऑलरेडी लिमिटिंग वैल्यू पर है, तो यानी कि रिलेटिव मोशन इसके इमीडिएटली बाद चालू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इफ टेंशन इज ग्रेटर देन 40 न्यूटन देन देयर विल बी रिलेटिव स्लिपिंग। ये है आंसर इस क्वेश्चन का। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम की सीरीज में समझने के लिए। ओके देन स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे नई वीडियोस में और नए क्रिएटिव क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स के साथ में। सो स्टे ट्यून्ड एंड वी विल मीट सून। थैंक यू।